हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस एनजी क्लासेस। तो अभी इसके पहले वाला जो चैप्टर है बीज पेरले गेले वो तो इस साल के लिए कैंसिल है। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर 15 चैप्टर खरा नागरिक। खरा नागरिक मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अपने चैनल पे आपने देखा होगा कि हम लोग चैप्टर का नाम का मतलब बताते हैं। खरा मतलब होता है सच्चा, ट्रूली। नागरिक यानी सिटीजन। ओके, सच्चा सिटीजन, सच्चा नागरिक कौन होता है? ओके, तो इसके राइटर हैं सुहास बार टक्के। इनका जन्म हुआ था 1955 में। ओके, तो अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टार्ट करेंगे, येलो वाला बॉक्स। जैसे कि बताया है मैंने बहुत बार कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर के बारे में होता है और सेकंड पैराग्राफ में अपने चैप्टर के बारे में होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, मतलब फेमस राइटर थे, पत्रकार थे यानी रिपोर्टर थे। वडापाव, कोकणातल्या आडवाटा, कोकणातील देवालय, कोकण निसर्ग, याग, सात मयूराची इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध है। ये जो वड़ा पाव, कोकणातल्या आडवाटा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इनकी पुस्तकें हैं, इनकी जो बुक्स हैं वो क्या हैं, फेमस हैं। प्रसिद्ध यानी फेमस। किशोर, लोकनाट्य, भटकंती, वसंत या मासिका मधुन विपुल लेखन, ये सब क्या है, मैगजीन में से विपुल लेखन। विपुल मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा, ठीक है, प्लूरल में जैसे विपुल आ जाता है। उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त, कौन सा अवार्ड मिला है इनको? उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार। अब नेक्स्ट पैरा पे हम लोग आएंगे और देखेंगे कि मतलब चैप्टर के बारे में क्या है। प्रस्तुत पाठात लेखकाने शालेय विषय अभ्यासात ना ते फक्त अभ्यासाशय नसून त्यातील मूल्य आचरणात आणण्याची असते हे निरंजनच्या व्यक्तिरेखातून स्पष्ट केले आहे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें बताया है शालेय विषय मतलब जो स्कूल का जो टाइम होता है, ठीक है, स्कूल में हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें एक अच्छा सिटीजन भी बनना चाहिए, ठीक है, मतलब संस्कार भी होने चाहिए हमारे अंदर। हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा मार्क्स आ रहा है, जब आपको बड़ों से बात करने का ढंग ही नहीं है तो आपको कोई बोलेगा पढ़ा लिखा है? नहीं बोलेगा। यही लेखक, ये निरंजन नाम का व्यक्ति है, लड़का है, उसको ज़रिए हम लोग को बताना चाहते हैं। निरंजन दाखवलेले प्रसंगवादन उल्लेखनीय है। जो निरंजन का इस चैप्टर में प्रसंग दिखाया गया है, इंसिडेंट दिखाया गया है, वो उल्लेखनीय है, मतलब कि बहुत ही सीखने वाली चीज़ उसमें है। ओके, और हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्यासाला बसला होता। निरंजन आज भल्या पहाटेस, भल्या पहाटेस का अर्थ क्या होता है? एकदम भोर वाला टाइम। जैसे आप 4 से 6, 4 से 7 का टाइम ले लो, वो भोर वाला जो टाइम रहता है उसको पहाटे बोलते हैं, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अभ्यासाला बसला होता, अभ्यास यानी पढ़ाई, पढ़ाई के लिए बैठा था। आज शेवटच्या नागरिक शास्त्राचा पेपर, आज शेवटचा, शेवट यानी लास्ट, नागरिक शास्त्राचा पेपर, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स आप कह सकते हो। तो झाला की परीक्षा संपली, तो झाला मतलब कि क्या, अगर उसका आज नागरिक शास्त्र का पेपर हो जाएगा, सिविक्स का या पॉलिटिकल साइंस का, तो उसकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इतिहास, भूगोल आणि नागरिक शास्त्र, तीनही विषय केवढा अभ्यास करावा लागता। अब वो क्या कह रहा है, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का तीनही विषय केवढा अभ्यास करावा लागता, तीनों विषय का कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। त्यात हे नागरिक शास्त्र जरा अवघडच, उसमें तो ये नागरिक शास्त्र का पेपर जो पॉलिटिकल साइंस है वो थोड़ा हार्ड पड़ता है। अवघड मतलब क्या होता है? हार्ड। ओके, नेक्स्ट पैरा देखो। पहाटेस सकाळी वेळ अभ्यासाला योग्य असते। जो पहाटेस मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है, सकाळ यानी मॉर्निंग, पहाटे मतलब अर्ली, ओके, अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है, वेळ मतलब समय, अभ्यास मतलब पढ़ाई, वो क्या होता है, पढ़ाई के लिए योग्य होता है, मतलब राइट टाइम है पढ़ने के लिए। हा भरसावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता। ये जो सलाह है मतलब कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, वो टाइम अच्छा होता है, ये जो सलाह है, एडवाइस है, उसको किसने दिया था? उसके गुरु जी थे, मतलब उसके टीचर थे, क्या नाम है उनका? भरसावड़े गुरु जी, ठीक है। आगे देखते हैं।
सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो. सुबह का जो टवटवीत यानी एकदम फ्रेश आणि प्रसन्न वातावरणात, खूब जो एकदम प्रसन्न मतलब कि कितना खिला खिला वातावरण रहता है, उसमें हमारा अभ्यास यानी हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। छान मतलब अच्छा, क्योंकि अभी देखो आप रात भर सोए हो, आपका माइंड एकदम फ्रेश है, शरीर को पूरा रिलैक्स मिला है, बॉडी को पूरा रिलैक्स मिला है। आप जैसे उठोगे आपका तुरंत पढ़ाई में ध्यान जाएगा। शरीर ही पुरेसे विश्रांतामुळे ताजानं बनवलेलं असतात। ठीक है, मतलब अपना जो शरीर है वो भी विश्रांतिमुळे, जैसे मैंने बताया कि वो सो जाता है तो रिलैक्स हो जाता है अपना शरीर, वो भी क्या हो जाता है एकदम रिलैक्स हो जाता है, तो उसके लिए पढ़ाई में हम लोग का ध्यान जल्दी लगता है। प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकू लागू शकत। प्रसन्न वातावरण एकदम मतलब शांत माहौल रहता है तो हमारा मन भी अभ्यास में पढ़ाई में बहुत जल्दी लग जाता है। हवेत सुखद गराव असतो, हवा में थोड़ी सी गीलापन रहता है, मतलब जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो ओस ओस जब पड़ती है तो हवाओं में थोड़ा गीलापन रहता है, वैसी हवाएं रहती हैं। दूरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरच अवघडच भक्तिगीत ऐकू येत असत। मतलब कि क्या, जो दूर से किसी मंदिर पर से या फिर रेडियो पर मतलब कि आवड़ता भक्ति गीत, जो उसको भक्ति गीत पसंद है वो भक्ति गीत सुनाई देता है उसे। भक्ति गीत यानी आप सब जानते होंगे भजन वजन। ते नसेल तर परीक्षा समुद्र सांगितलं संथील असताच, अगर वो नहीं रहेगा तो पक्ष्यांचा समुद्र संगीत, मतलब कि क्या, पक्षी का जो उसका संगीत रहता है, जो पक्षी लोग सुबह सुबह गाना गाते हैं वो उसका साथ देते हैं पढ़ने में। अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृतचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो। ऐसे आल्हाददायक, आल्हाददायक का मीनिंग क्या है, मतलब बहुत ही अच्छा वातावरण में संस्कृत आप लोग जानते होंगे, एक सब्जेक्ट है, एक भाषा है, उसका एक श्लोक बहुत जल्दी याद हो जाता है। एरवी न कळलेले गणित चटकन कळत, जो मैथ्स के सवाल, जो मैथ्स के सम्स आपको नहीं समझ में आते हैं वो सुबह के टाइम जल्दी समझ में आ जाएंगे। त्याची रीतही लक्षात राहते, उसका जो रीत यानी मेथड, उसका जो मेथड है वो भी हमारे ध्यान में रहता है। हा निरंजनचा अनुभव, ये सब क्या है, निरंजन के अनुभव हैं, अनुभव यानी एक्सपीरियंस हैं। त्यामुळे भरसावळे गुरुजींचे हा सल्ला त्याला मोलाचा वाटे, इसलिए उसे भरसावळे गुरुजी का सलाह बहुत मोलदायी लगता था, मतलब इम्पोर्टेंट लगता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा में। निरंजनची गुरुजीवर अपार श्रद्धा होती। निरंजन मतलब अपने गुरुजी पे बहुत श्रद्धा थी, बहुत विश्वास करता था। तसं गुरुजींचेही निरंजनवर खूप प्रेम होते, वैसे ही गुरुजी भी निरंजन को बहुत प्यार करते थे। तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता, मतलब वो उनका लाडका यानी फेवरेट विद्यार्थी स्टूडेंट था, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही, क्योंकि वो बहुत ईमानदारी से काम करता था और अपनी पढ़ाई भी प्रामाणिकपणे यानी ईमानदारी से। या जगात त्यांच्या असं कोणीच नव्हतं। दूर दूरच्या नात्यातल्या एका मावशीच्या घरी चिपळूण शहरात लागताच एका उपनगरात तो रहायचा। इस जग में उसका ऐसा लगता था कोई नहीं है। बहुत दूर दूर की उसकी एक मौसी थी, उसका घर, उसकी मौसी का घर चिपळूण शहर में लगता था, वहीं के एक उपनगर में वो रहता था। गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशेही हे मौसीचं घर होता। गांव से दूर डोंगर पे, डोंगर यानी आप सब जानते होंगे पहाड़, पहाड़ों पे उसका घर था। आई वडील लहानपणीच वारले। आई वडील निरंजन के माता पिता जब वो छोटा था बचपन में ही मतलब ऑफ हो गए, डेड हो गए। वारले यानी डेथ हो जाना। काही दिवस मामाने सांभाळ केला आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूण आणला। कुछ दिन उसके मामा ने उसका संभाला, उसको पाला पोसा, फिर काम के लिए उसको चिपळूण ले आया। या मौसीकडे आणून सोडला आणि तोही मुंबई निघून गेला तो कमायचाच, मतलब उसने मुझे मौसी के यहाँ पे छोड़ दिया, निरंजन के मामा ने मौसी के यहाँ पे छोड़ दिया और उसके मामा मुंबई चले गए काम के लिए। जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला। जाते हुए उन्होंने एक सलाह दिया, रडत बसू नको, शेण गोठा वगैरह जे पडतील ते काम कर, रोते मत बैठ निरंजन, रोते मत बैठ। जो शेन गोठा मतलब गोबर उठाना या मिट्टी उठाना, जो भी मतलब तबेले का काम रहेगा वो तू सारा काम कर। मौसी देईल ते खा, जो मौसी देगी वो खा आणि इथंच राहा और इधर ही रह तू। मौसी तुला शाळेतही घालणार आहे, मौसी तेरा एडमिशन भी स्कूल में कराने वाली है।
आज के लाइफ में रोने से कुछ नहीं होता है और अपनी फीलिंग्स भी दूसरे को बताने से कुछ नहीं होता है, सब मज़े लेते हैं और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही, मात्र लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा। एक बार उसके मामा चले गए सो वापस आए नहीं मुंबई से, लेकिन निरंजन क्या कर रहा था, मौसी के घर पे बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। घरातला सर्वांशी त्याने जमवून घेतला आणि शाळेत नाव दाखला केला। घर पे उसने सबसे अच्छा व्यवहार बनाया और स्कूल में भी अपना नाम का एडमिशन ले लिया। मावशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा। मौसी की स्थिति परिस्थिति यानी जो कंडीशन थी उनकी कुछ खास नहीं थी, इसके लिए निरंजन वार लावून जेवायचा। इसका मतलब क्या है, जैसे सोमवार को खाता था, मंगलवार को नहीं खाता था, बुधवार को खाता था, उसके बाद मतलब उसकी ऐसी कंडीशन थी, मतलब उसकी मौसी की परिस्थिति ऐसी थी कि वो उसको रोज़ खाना नहीं खिला सकती थी। पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून बरसावडे गुरुजींनी त्याला थोरा मोठ्याच्या घरी वार लावून दिले। अब पहले वर्ष में ही उसका मतलब पढ़ाई में प्रगति देख के, मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था पढ़ाई में, तो जो गुरुजी थे भरसावड़े गुरुजी, उन्होंने क्या किया, जो उनके पहचान के बड़े बड़े लोग थे ना, उनके घर पे उसने उन्होंने वार लगा के उसको दे दिया, ताकि मतलब सोमवार को इनके यहाँ पे जाके खाना, मंगलवार को इनके यहाँ पे जाके खाना, बुधवार को इनके यहाँ पे जाके खाना। सोचो मतलब उस बच्चे की कंडीशन उस टाइम कैसी थी। आज हमको हमारे पेरेंट्स इतना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए सिर्फ बोला जाता है ना कि काम करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में फ़ोन से खाली नहीं पाते। चलाओ फ़ोन, लेकिन एक सीमित समय तक। पढ़ाई भी ज़रूरी है, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ। आगे देखते हैं। दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा। दररोज यानी रोज़, हर दिन एक जन के घर पे वो दोपहर में निरंजन पाहुणा यानी मेहमान बन के वो जाता था खाना खाने के लिए। मग तिथून शाळेत, फिर वहाँ से स्कूल जाता था। संध्याकाळी मात्र मावशीकडे ते काही मिळेल त्यावर राहायचा। शाम को जो उसके मौसी के पास मिलता था वही खा के वो रह जाता था। सकाळी लवकर उठून घरातली गोठ्यातली सारी काम आटपून अभ्यासाला बसायचा। सुबह वो जल्दी उठता था, घर के और जो भी गोठ्या मतलब कि जहाँ पे गाय भैंस को बांधा जाता है, वहाँ का सारा काम करके वो पढ़ने के लिए बैठ जाता था। गुरुजीवर अपार श्रद्धा ठेवायचा आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटवायचा। गुरुजी पे बहुत विश्वास करता था और एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास से टॉप करता था। त्याच्या वह्या पुस्तकांचा खर्च भरसावळे गुरुजी करायचे। उसका जो वह्या पुस्तक है यानी जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, उसका सारा खर्च कौन देते थे, भरसावळे गुरुजी। गुरुजींनी त्याला सांगितलं की जेपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंत मी सारा खर्चा करीन आणि वारही लावून दें। गुरुजी ने उससे कहा कि जब तक तेरा पहला नंबर है, जब तक तू यहाँ पे टॉप कर रहा है, तब तक मैं तेरा सारा खर्च करके उठाऊंगा और तुझे वार लगा के भी दूंगा कि मतलब इनके यहाँ सोमवार को खा लेना, उनके यहाँ खा लेना, नाही तर नाही, नहीं तो नहीं। गुरुजी हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटकून अभ्यास करायचा। गुरुजी की मतलब ये बात जैसी उसको याद आती थी वो तुरंत पढ़ने बैठ जाता था। अब उसका एक मोटो था निरंजन का कि लाइफ में कि मतलब अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो मुझे खाने के लिए मैं मर जाऊंगा और मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मेरी सारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। हमें भी अपनी लाइफ में एक मोटो लेके बैठना चाहिए, तब जाके हमारी पढ़ाई अच्छे से होती है। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या करने के लिए पढ़ रहे हैं, वो हमको एक जानना ज़रूरी है। ओके। आज नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करता असताना आधीचे सगळे पेपर चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होता। आज नागरिक शास्त्र का लास्ट का पेपर था तो वो पढ़ाई कर रहा था और आधीचे पेपर मतलब उसके जो पहले के पेपर थे वो सारे अच्छे गए थे, इसलिए वो मन में खुश था। नागरिकांची कर्तव्य कोणती, नागरिक जो सिटीजन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। उत्तम नागरिक कुणाला म्हणावे, मतलब बेस्ट सिटीजन किसको कहते हैं। लोकसभा म्हणजे काय, लोकसभा मतलब क्या होता है। ग्रामपंचायतीचा प्रमुख कोण असतो, ग्रामपंचायत का प्रमुख मेन कौन होता है। साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे त्याला धड़धड़ याद होती, मतलब कि क्या उसको ये सब के प्रश्न के उत्तर उसको फटाफट याद थे। यही सब प्रश्न पूछा जाता है ना पॉलिटिकल साइंस में। आगे देखते हैं।
अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कोणास ठाऊक। अभ्यास करते पढ़ाई करते करते कितना देर हो गया किसी को पता नहीं। निरंजन तडकन उठून उभा राहिला। निरंजन तुरंत खडे हो गया। 9 वाजून गेले होते। 10:30ची परीक्षा। 9 बज के चले गए थे, 10:30 की परीक्षा। त्याआधी देशमुखकडे जायचं होतं। उसके पहले देशमुख के पास जाना था खाना खाने के लिए। तेवढी तरी लांब चालायचं होतं। भराभर आवरून तो निघाला। बहुत दूर उसको चल के जाना था, इसलिए वो फटाफट निकल गया। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। मावशीच्या घर गावाबाहेर डोंगऱ्या पथ्याशी मध्ये एक नदी लागायची। मौसी का घर गांव पे डोंगर पे था, तो उसको स्कूल जाते समय बीच में एक नदी आती थी। पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरून चालता चालता पार करायची लागायची, परंतु आता कोकण रेल्वे असल्याने रेल्वेचा छान पूल नदीवर आला। पहले ये नदी उसको पानी में उतर के पार करना पड़ता था, लेकिन अब कोकण एक जगह का नाम है। वहाँ की जो रेल है, रेल की वजह से वहाँ पे एक पूल बन चुका था। पूलच्या एका बाजूने लोकांसाठी पायटवी ठेवली होती। पुल के बगल में लोगों के लिए जैसे फुटपाथ जैसा बनाया गया था कि उस पर पब्लिक चल सके। या पुलामुळे आता जाणं येणं सोपं झाला होता। इस पुल की वजह से अब जाना आना सोपं मतलब क्या, इजी हो गया था। निरंजन अभ्यासची मनातल्या मनात उजळणी करत झपाझप चालला होता। निरंजन अपने मन में जो जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए फटाफट चल रहा था। वाटेत त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला। वाटेत मतलब क्या, रास्ते में। जैसे वाट मतलब क्या होता है, रास्ता। बोलते ना, मैं तेरी वाट लगा दूंगा, मतलब मैं तेरे रास्ते लगा दूंगा। तो उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया। कोणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल। मतलब कि क्या, कोई तो काम के लिए लिया होगा और उसको वैसे ही छोड़ दिया। निरंजन को ऐसा लगा। निरंजन ने तो दगड उचलून बाजूला ठेवला। निरंजन ने उस पत्थर को उठाया और बगल में रख दिया। त्याला लोकांच्या या बेफिक्री प्रवृत्तीवर भयंकर राग येई। उसको इस लोगों की लापरवाही के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आता था। राग यानी गुस्सा। तुम्ही विसरलात, पण दुसऱ्याच्या ठेचकाळून जीवाला मुकतो त्यांच्या काय, असाच त्याचं म्हणणं। उसका कहना क्या था, तुम तो भूल गए, लेकिन जो दूसरा आएगा उसके पैर में ठोकर लगेगी तो वो उसका क्या। निरंजन पुलावर पहुंचलो तेव्हा 9:30 वाजून गेले होते। निरंजन जब पुल पे पहुंचा तब उस मतलब कि 9:30 बज चुके थे। आता 9:50ची गाड़ी येईल। अभी 9:50 की गाड़ी आएगी, ट्रेन आएगी। धड धड आवाज करत दिमखत पुलावरून जाईल। मतलब कि धड़ धड़ आवाज़ करते दिमाग खात, मतलब उसका दिमाग खाते हुए पुल पर से जाए। ही कोकण गाड़ी कितनी छान दिसते। ये जो कोकण की गाड़ी है, मतलब जो ट्रेन है, वो कितनी अच्छी दिखती है। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था। पण दिसते ना दिसते तसेच लगेच बोगदाई शिरते। देखते ही देखते वो कब गायब हो जाती है पता नहीं चलता। काय मजा येत असेल नाही गाडीतून जायला। उसको ऐसा लगता है कि रेलगाड़ी से जाना, ट्रेन से जाना कितने मज़े की बात है। आपणही मोठ्या झाल्यावर गाडीतून फिरूया, या विचाराने तो हरडून गेला। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो इस गाड़ी से घूमूंगा, इस विचार में वो खो गया। तोच त्याचं लक्ष डाव्या बाजूस रुळाखाली पडलेला भला मोठा भगदगडाकडे गेला। तभी उसने न रेल की पटरी के बगल में देखा। हे छिद्र कसला, रोज नसता बुवा, असं म्हणता त्याने जवळ जाऊन पाहिला तो कोणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेच्या रुळा वेडवाकडे करून ठेवलेला त्याच्या ध्यानही आला। जब वो उसके पास गया तब उसने देखा कि मतलब कि क्या, रेलवे का जो कॉन्क्रीट का जो बीच, देखो रेलवे की पटरी होती है, बीच में कॉन्क्रीट सीमेंट का वो बना होता है कुछ तो पत्थर जैसा, उसको किसी ने तोड़ के रेलवे की पटरी को थोड़ा टेढ़ा कर दिया था। ऐसा इसका कहना है निरंजन का। उसने ध्यान दिया उस पर। निरंजनला आश्चर्य वाटलं। निरंजन को आश्चर्य हुआ। रात्री 2 वाजता शेवटची गाडी इथून जाते। रात को 2 बजे यहाँ से लास्ट गाड़ी जाती है। त्यानंतर पहाटेस कोणीतरी हा उद्यवाप जाणीवपूर्वक केला असावा। उसके बाद सुबह में भोर के टाइम में ही किसी ने ये काम जानबूझकर किया है। जाणीवपूर्वक मतलब जानबूझकर। आता प्रवाशांना भरलेली 9:50ची गाड़ी येईल। अभी पैसेंजर्स से भरी 9:50 की गाड़ी आएगी। निरंजन एकदम सावध झाला। निरंजन एकदम सावधान हो गया, मतलब उसको झटका लगा।
गाडी आली तर भयंकर अपघात होईल. गाडी जैसे ही आएगी तो क्या हो जाएगा, भयंकर अपघात यानी एक्सीडेंट हो जाएगा. हे त्याच्या लक्षात आलं, ये उसके ध्यान में आया. निरंजन नागरिक शास्त्राचा पेपर देशमुखाकडं जेवणासार विसरलं. मतलब कि क्या, निरंजन का नागरिक शास्त्र का पेपर और देशमुख के पास जाके खाना खाना वो सब भूल गया. त्याच्या डोळ्यासमोर धडधड आवाज करत येणारी रेल्वे गाडी दिसू लागली. उसकी आंखों में ऐसा दिखने लगा कि जैसे रेलगाड़ी आ रही है. कंठाडा बसण्यावर आवाज आणि लोकांच्या किंकाळ्या कानातून घुमू लागला. मतलब कि क्या, लोगों की आवाज़ें उसके कानों में घूमने लगे. स्टेशन इथून खूप दूर होतं. 3-4 किलोमीटर तिथपर्यंत सांगायला जायचं तर परीक्षा बुडणार होती. स्टेशन यहाँ से बहुत दूर था, 3-4 किलोमीटर. अगर मैं स्टेशन के पास जाके बोलता स्टेशन मास्टर से तो मेरी परीक्षा डूब जाती. मग नापास, फिर मैं फेल हो जाता. भरसावळे गुरुजींची मदत बंद. भरसावळे गुरुजी जो उसको मदद देते थे वो बंद हो जाएगी. शिक्षण ही बंद, उसकी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी. रेल्वेने फिरायचं स्वप्न अपूरच राहणार होता. रेलवे से घूमने वाला उसका जो सपना था वो अधूरा रहने वाला था. परंतु मन मानायला तैयार न होता. लेकिन उसका मन मानने के लिए तैयार नहीं था. त्याने क्षणभर विचार केला आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली. उसने थोड़ा कुछ सेकंड के लिए विचार किया और स्टेशन की तरफ दौड़ने लगा. तो स्टेशनात शिरला तेव्हा 9:50 की गाड़ी नुकतीच आली होती. जैसे वो स्टेशन को पहुंचा तो उसने भी देखा कि 9:50 की गाड़ी अभी अभी आई थी. आता 5 मिनिटांनाच ती सुटणार होती. अभी 5 मिनट में वो छूट जाती, मतलब रवाना हो जाती. निरंजन ने धावता स्टेशन मास्तरांना गाठला. निरंजन दौड़ के स्टेशन मास्टर के पास चले गया. त्यांना पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळाबद्दल सांगितलं. जो पुल के ऊपर जो उसकी पटरी, रेल की पटरी खराब हुई है उसके बदले में उसने बताया. पण ते त्यांना खरंच वाटेना. लेकिन वो उनको सही बात नहीं लग रही थी. आखिर निरंजन ने आर्जव केली की निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाडी सोडू नका. उसने अर्ज किया, मतलब कि क्या, रिक्वेस्ट किया कि जब तक आप वहाँ पे चल के देख नहीं लो तब तक उसको, रेलगाड़ी को छोड़ो नहीं तो ॲक्सिडेंट हो जाएगा. मी खोटं बोलत असेन तर मला पोलिसाच्या ताब्यात द्या. अगर मैं झूठ बोल रहा हूँगा तो मुझे पुलिस के हवाले आप कर दीजिए. एवढा बोलल्यावर स्टेशन मास्तराने त्याच्या बोलण्यात तथ्य वाटू लागला. इतना जब उसने कहा कि मुझे पुलिस के हवाले कर देना, तब स्टेशन मास्टर को भी क्या लगा कि हाँ, लड़का सही बोल रहा है. उगाच धोका नको म्हणून गाडी थांबायला सांगून ते पुलाकडे निघाले. मतलब खाली फोकट का वो एक्सीडेंट नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी को रुकाया और पुल के पास चले गए. निरंजन ने नेमकी जागा दाखवली. निरंजन ने उस जगह को दिखाया. फारच भयंकर कल्पना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता. ऐसा एक्सीडेंट होता कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे. स्टेशन मास्तरांनी लगेच गाडी दीर्घकाळ थांबवायची आदेश दिला आणि ते या घटनेचा पंचनामा करायला लागले. स्टेशन मास्टर ने तुरंत ही उस गाड़ी को ज़्यादा समय के लिए रोकने के लिए आदेश दे दिया और उस घटने का पंचनामा करने लगे, कि मतलब उसके बारे में जानकारी लेने लगे, कैसे टूटा होगा, क्या होगा. घटनेच्या गंभीर लक्षात घेऊन जिला अधिकारी, जिला पोलीस अधीक्षक, सारे अधिकारी तत्काळ त्या ठिकाणी जमा झाले. उस घटना को गंभीर हो गई थी, घटना मतलब ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वहाँ के जिला अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, ये सब जितने भी अधिकारी ऑफिसर्स थे वो लोग उस ठिकाण पे जमा हो गए. पहिली खबर देणारा म्हणून निरंजनला थांबवायला लागलं. पहली खबर निरंजन ने दी थी, इसलिए उसको रुकना पड़ा. एवढा मोठा अपघात त्याच्या क्षणापुढे टळला म्हणून त्याची कौतुकही झाला. मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट उसके वजह से टल गया. सब लोग ने उसका मतलब प्रशंसा की अच्छे से, मतलब कौतुक किया यानी गौरव, उसका सम्मान किया. परंतु त्यावेळी निरंजन मात्र दूर एक झाडाखाली बसला होता. लेकिन उस टाइम निरंजन एक दूर पेड़ के नीचे बैठा था. तो निराश झाला होता. वो निराश, उदास हो चुका था. त्याचा नागरिक शास्त्राचा पेपर चुकला होता. उसका नागरिक शास्त्र का पेपर छूट गया था. तो नापास होणार होता. वो फेल हो जाने वाला था. त्याला गुरुजींकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवलती रद्द होणार होत्या. गुरुजी के पास से जो उसको सवलत यानी होता है छूट, जो उसको छूट मिलती थी यानी खाना खाने की और पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे बुक्स के, वो सब गुरुजी देते थे, वो सब बंद होने वाली थी.
निरंजनच्या जवळ येऊन वार्ताहराने त्यांचं नाव विचारलं। निरंजन के पास आके वार्ताहर यानी जो रिपोर्टर होते हैं उन्होंने उसका नाम पूछा। फोटो ही काढला, फोटो भी उसका खींचा। निरंजन उदास मनाने घरी परतला। निरंजन उदास मन से अपने घर को लौट गया। दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात निरंजनची स्तुती फोटो कसट छापून आली होती। दूसरे दिन वर्तमानपत्र यानी न्यूज़पेपर में निरंजन की फ़ोटो के साथ उसने जो काम किया था, जो उसने बताया था, बहादुरी का काम किया था, वो सब उसमें पेपर में लिखा था। भीषण अपघात टाळल्याचं श्रेय त्यालाच देण्यात आला होता। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट रोकने का, टालने का श्रेय यानी क्रेडिट उसको ही देना था, निरंजन को ही सबने दिया। त्या दिवशी मावशीच्या घराकडे मोठमोठी माणसं आली। उस दिन मौसी के घर पे बहुत सारे बड़े बड़े आदमी आए, जैसे बड़े बड़े मतलब कि क्या, जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। खुद जिला अधिकारी आए। खुद कौन आया? जिला अधिकारी, ठीक है, जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। शाळेचे मुख्य अध्यापक आणि भडसावळे गुरुजी आले। स्कूल के मेन अध्यापक, जो मेन टीचर थे, प्रिंसिपल और भडसावळे गुरुजी भी आ गए वहाँ पे। कहाँ? निरंजन के घर पे। निरंजन धावत पुढे होऊन गुरुजींचे पाय धरले। निरंजन दौड़ते हुए गया और गुरुजी का पैर पड़ने लगा। रडत रडत तो म्हणाला, गुरुजी मी नापास होणार, माझा कालचा नागरिक शास्त्र पेपर बुडला। रोते रोते वो बोला, गुरुजी मैं फेल होने वाला हूँ, मेरा कल का नागरिक शास्त्र का पेपर छूट गया। तो फिर लास्ट पैरा में देखो क्या बोलते हैं सर, नहीं रे बाड़ा तू उत्तम नागरिक आहेस, नहीं रे बच्चे तू क्या है, बेस्ट नागरिक, बेस्ट सिटीजन है। शेकडो माणसाचा जीव वाचवलास आणि नागरिक शास्त्राच्या खऱ्याखुऱ्या परीक्षेत पास झालास। तुझा वर्ष कसा वाया जाईल? मतलब कि क्या, तूने सैकड़ों लोगों की जान बचाई और ये नागरिक शास्त्र का जो खरा खुरा मतलब कि क्या, जो झूठ मूठ का पेपर, सच का पेपर था, उसमें तू पास हो गया। सच वाला जो नागरिक शास्त्र का पेपर था उसमें तू पास हो गया। तू एक उत्तम नागरिक है, बेस्ट सिटीजन। तुझा वर्ष कसा वाया जाईल? तेरा वर्ष, जो तेरा ईयर है, वो वेस्ट कैसे जा सकता है? हे बघ, शाळेचे सगळे अधिकारी आलेत। ये देख, स्कूल के जो भी सारे हेड मास्टर ये सब हैं, सब आए हैं। खास बाप म्हणून तुझी नागरिक शास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे। अब मतलब क्या होगा, तेरी नागरिक शास्त्र की परीक्षा कल ली जाएगी। जिला अधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचं ठरवलं आणि वह्या पुस्तकांची खर्चासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे। जिला अधिकारी ने तुझे क्या किया है, सरकारी वसतिगृह मतलब जो गवर्नमेंट की कॉलोनी होती है उसमें रूम दिया है और तेरे बुक्स का भी खर्चा वही सरकार से मिलेगा। आता नको हा तुला वार लावून जेवायचा, अब तुझे वार लगा के खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा म्हणून गुरुजींनी निरंजनला हृदयाशी धरलं। ऐसा बोलते हुए निरंजन को गुरुजी ने गले से लगा लिया। तेव्हा सरांचे डोळे पाणावले, तभी सबकी आंखों में आंसू आ गए। आई होप आपको सब कुछ समझा होगा। अगर जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।